हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही प्यारी सुबह थी। सभी जानवर खेल और मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं मिट्ठू, मैना और उनके 2 बच्चे भी पक्षियों के साथ सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। फिर एक दिशा से तेज रफ्तार के साथ एक तीर आया और पेड़ के तने में लगा। इसी तरह 2 तीर और आए, जिनमें से दूसरा जमीन पर लगा और तीसरा पेड़ पर लगे एक सेब पर लगा। भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। सभी जानवर डरकर भागने लगे और पक्षी हवा में उड़ने लगे। तभी एक और तीर आया और उसने मिट्ठू का एक पंख उड़ा दिया। मिट्ठू वहीं जमीन पर गिर गया। मिट्ठू, नहीं! मैना चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ये क्या हो गया मिट्ठू? मेरा पंख थामो और उड़ने की कोशिश करो। सुनकर मिट्ठू ने उसका पंख थामा। मैना ने जोर लगाया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रही थी। उस तरफ से शिकारी भागा आ रहा था। उसे देख मैना ने अपनी पूरी जान लगा दी और मिट्ठू जमीन से ऊपर उठ गया। पकड़े रहना मिट्ठू, ऐसा कहते हुए वो तेजी से पंखों को हिलाने लगी, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ही उठा पाई। मिट्ठू ने देखा कि शिकारी पास आने वाला है। अब उसके चक्कर में मैना भी उसका शिकार हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर मैना का पंख छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। मिट्ठू, नहीं! मैना चिल्लाई। तभी शिकारी ने मैना पर भी तीर का निशाना साधा, जिससे बचकर वो एक डाली पर छिप गई। बहुत अच्छे हिमांशु, एक हरे रंग का तोता, यही तो चाहिए था। उसने मिट्ठू को उठाया और देखा कि उसको चोट आई है। हल्की सी चोट है और इसको पिंजरे में रख देता हूँ। जब ठीक हो जाएगा तो इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये इनको कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी, हम पापा को कैसे बचाएंगे? तुम घर पर ही रुको बच्चों, मैं देखती हूँ कि ये मिट्ठू को कहाँ ले जा रहा है। हिमांशु ने मिट्ठू को पकड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ ले गया। मैना भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। उसने मिट्ठू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और अपनी झोपड़ी की खिड़की पर टांग दिया। मैना ने देखा कि वो अपने किसी काम में लग गया है, तो वो मिट्ठू के पास पहुंची। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, इसने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैना ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी शिकारी की उस पर नजर पड़ी तो वो उठकर आने लगा। मैना वहां से उड़ गई और थोड़ा दूर हो गई। हिमांशु ने मिट्ठू को देखते हुए कहा, मेरी किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी किस्मत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरी बीवी को मायके भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा काम ठप ही रहा। अब तांत्रिक बाबा के बताए उपाय के अनुसार मैं इस तोते की बलि सरस्वती माता को देकर उनको प्रसन्न कर लूंगा। फिर मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर मिट्ठू और मैना बहुत ज्यादा डर गए। ये तो मिट्ठू की बलि चढ़ाने वाला है, अब मैं इनको कैसे बचाऊंगी? उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसको मोटे पपीते का ध्यान आया। वो उसी टाइम मोटे पपीते के पास पहुंची और उसको सब कुछ बता दिया। वो सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तोते की बलि देगा। ये इंसान कितने अंधविश्वासी होते हैं। पपीते भैया, हम मिट्टू को कैसे बचा सकते हैं? मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? उस अंधविश्वासी से मिट्ठू को बचाना है तो उसको यहाँ पर मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। मैं यहाँ उसको थोड़ा सा जादू दिखाकर उसको जो भी उपाय बताऊंगा वो उसको सच मान लेगा। और उसने अपनी बीवी को घर से निकाल रखा है। इसका उपाय भी मुझे ही करना पड़ेगा। पपीते भैया, तुम इंसानों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो। उसको यहाँ मेरे पास लाने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है।
वो क्या रास्ता है पपीते भैया? तुम मेरे पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले जाओ। ये पत्ता तुम उसकी झोपड़ी में डाल देना। उसके बाद मैं जो कुछ भी यहाँ से बोलूँगा, मेरी आवाज़ इस पत्ते से निकलकर उसको सुनाई देगी। सुनकर मैना ने ऐसा ही किया। उसने पपीते का एक पत्ता तोड़ा और उसको हिमांशु की झोपड़ी के अंदर डाल दिया। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बस देखते जाइए। फिर पपीते ने बोलना शुरू किया। हिमांशु, वो हिमांशु। अरे, ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ? मैं कुबेर महाराज बोल रहा हूँ। तुझे अगर अपनी परेशानियाँ खत्म करनी है तो आज शाम तक मोटे पपीते के पेड़ के पास पहुँच जा, वरना तेरा सर्वनाश तय है। मोटा पपीता? ये कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में तालाब के किनारे एक पपीते का पेड़ है। वहाँ तुझे तेरी परेशानियों का हल मिल जाएगा। इतना सुनते ही हिमांशु खुश हुआ और उसी टाइम तालाब की तरफ चला गया। वहां पर मैना, उसके बच्चे और कुछ जानवर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। शायद यही है मोटे पपीते का पेड़। हाँ। अब मोटे पपीते ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जितने भी पपीते पेड़ पर लटके थे चांद की तरह चमकने लगे। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोटा पपीता एक देवी की आवाज में बोला, हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ये सुनते ही उसने हाथ जोड़ लिए और उत्सुकता से बोला, माता रानी, माता रानी, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। आप ही को प्रसन्न करने के लिए मैं तोती की बलि देने वाला हूँ, उसे स्वीकार करना। मूर्ख, वही पाप करने से मैं तुझको रोकने आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुझे वो उपाय बताया था वो ढोंगी है। तोते या फिर किसी भी बेजुबान जानवर की बलि लेकर भला मैं क्यों प्रसन्न होऊंगी? तो माता रानी, मुझे बताइए कि किस तरह से आपको प्रसन्न करूं जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। तूने परेशानी आने पर अपनी बीवी का दिल दुखाया और उसको मायके भेज दिया, और अब यहाँ आकर एक तोते को पकड़कर उसको मारने की सोच रहा है। सबसे पहले उस तोते को आजाद कर, वो अपने परिवार से मिल जाएगा और तुझे दुआएं देगा। उसके बाद शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको अपने घर वापस लेकर आ। फिर अपना काम दोबारा से शुरू कर। कुछ ही दिन में तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है माता रानी, मैं ऐसा ही करूंगा। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। हिमांशु के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर मिट्ठू को आजाद किया। अब बस मैं शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको मायके से ले आऊंगा और खूब मेहनत करके माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। कहकर वो वहां से चला गया। मिट्ठू खुशी खुशी मोटे पपीते के पास पहुंचा, जहां सारे जानवर, मैना और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सभी मिट्ठू को वापस देखकर खुश हो गए। पपीते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा परिवार फिर से एक हो पाया, वरना मैं अब तक तो माता रानी को भेंट चढ़ गया होता। जब तक आपका मोटा पपीता आपके साथ है, जंगल के किसी भी जानवर और पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। मिट्ठू, मैना और उसके बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और इस तरह फिर से मोटे पपीते ने जंगल के पक्षियों की मदद की। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ,
इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा।
बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी। तुम कितने गंदे हो कालू कौए, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो,
पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन, रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना।
जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। ये कहानी है पक्षीपुर जंगलों की, जहाँ मिट्ठू नाम का तोता रहता था। मिट्ठू का अभी कुछ महीने पहले ही जन्म हुआ है और उसकी माँ काफी कमजोर थी, तो वो मिट्ठू को जन्म देते ही मर गई। मिट्ठू छोटा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि वो बोलेगा कैसे और उड़ेगा कैसे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मिट्ठू औरों को देख देख कर उड़ना सीख गया, लेकिन मिट्ठू को कभी बोलना आया ही नहीं, या ये मानो वो बेचारा गूंगा ही था। मिट्ठू भी औरों की तरह सोचता था, मैं कब दूसरों की तरह बोलना शुरू करूंगा? क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? फिर एक दिन मुनमुन चिड़िया और उसका साथी मोटा पपीता चाचू घर के सामने बैठे थे और वो मिट्ठू के बारे में ही बातें करने लगे। तुम्हें पता है मिट्ठू गूंगा है? मुझे भी कुछ समय पहले ही ये बात पता चली। अरे क्या तुम सच बोल रही हो मुनमुन? मुझे तो आज ही पता चला। मुझे तो लगा वो बेचारा बोलना ही नहीं सीख पाया, इसलिए वो चुप रहता है, पर सुनकर बुरा लगा, वो गूंगा है। हाँ बहन, लेकिन हमें भी अभी पता चला है कि वो गूंगा है बेचारा। उसकी माँ भी जन्म देते ही चली गई, बेचारी को कभी सही शिक्षा मिली ही नहीं। तो उसकी मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने? अगर तुम्हें पता चल गया था कि उसकी माँ मर गई है तो? पपीता चाचू, किसके पास इतना टाइम है और उसको हम कैसे बोलना सिखाते? हमें अपने घर के भी काम होते हैं। ये बात सुनकर मोटे पपीता चाचू को बहुत ही दुख हुआ। फिर कुछ देर बाद मिट्ठू तोता उनके पास उड़ते हुए आता है तो मोटा पपीता चाचू उससे कहते हैं, मिट्ठू, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम पपीता चाचा है। अगर तुम मेरी सारी बात को सुन रहे हो तो अपने पंख हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। मिट्ठू अपने पंख हिला देता है। शाबाश, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी गुजर गई है तुम्हें जन्म देते ही, और ना ही तुम्हारा इस जंगल में कोई दोस्त है, क्योंकि तुम गूंगे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे इस गूंगेपन का इलाज भी करूंगा। मिट्ठू पंख हिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे, पर मैं तुम्हारी आंखों से सब समझता हूँ। तुम उदास मत हो मिट्ठू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मिट्ठू पपीते चाचू के आसपास पंख फैला देता है और गले लगाने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ मेरे इस घर में ही रह सकते हो। मैं बाकी पक्षियों को भी अपने घर में सहारा देता हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे घर में हमेशा के लिए रहोगे। अगली सुबह दोनों उठते हैं तो पपीते चाचू मुनमुन चिड़िया को कहते हैं कि वो जंगल के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढे ताकि मिट्ठू तोते का इलाज हो सके। मिट्ठू, चलो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढा है। हम तुम्हारा इलाज उसी से करवाएंगे और फिर तुम बोलने लगोगे। और मिट्ठू तोता मुनमुन चिड़िया के साथ चल पड़ता है और डॉक्टर के पास जाकर मुनमुन चिड़िया सारा कुछ बताती है। डॉक्टर, ये मेरा दोस्त 5 महीने का हो गया है, लेकिन ये बोल नहीं पाता। आप इसकी आवाज वापस ला दीजिए। कोई भी कैसा भी इलाज हो, हम उसके लिए तैयार हैं।
बस इसकी आवाज वापस आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, इसके लिए तो छोटा सा ही इलाज है। मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा और आपको इसे मुंह की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवानी है। आप इसका इलाज कर दीजिए, बाकी सब एक्सरसाइज मैं इसे करा दूंगी। आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप इन्हें वो करवा लीजिएगा और इन्हें 2 दिन बाद फिर ले आइएगा और उस दिन हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। फिर वो दोनों पपीता चाचू के पास पहुंच जाते हैं। मोटा पपीता चाचू सब दवाइयाँ मिट्ठू को समय पर देते हैं और अगले 2 दिन तक वैसे ही करता है जैसा डॉक्टर ने उन्हें बताया था। 2 दिन बाद मुनमुन चिड़िया मिट्ठू को फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है। बहुत अच्छे, आपने सभी दवाइयाँ समय से दी है, इसलिए मीठू तोता बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है। हाँ डॉक्टर, एक भी दिन दवाइयों में गलती नहीं हुई, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। डॉक्टर मिट्ठू को ऑपरेशन कर देते हैं और मिट्ठू की आवाज वापस आ जाती है और पपीता चाचू ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मिट्ठू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मिट्ठू ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ, पर पपीता चाचू, इसमें जितनी मेरी मेहनत है आपकी भी उतनी ही मेहनत है, वरना आजकल कौन दूसरों की इतनी मदद करता है जितनी आपने की। आप सच में इस जंगल के हीरो हो। मोटे पपीता चाचू की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर वो दोनों साथ रहते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्ती कभी भी रूप, रंग या धन से नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती है और पपीता चाचू और मिट्ठू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन पपीता चाचू के एक कदम ने एक मिट्ठू जैसा ईमानदार दोस्त हासिल कर लिया। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या होता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया, परी चिड़िया आती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में धीरे धीरे ठंड पड़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह,
तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटा पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी, इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज, आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता, कभी उसके पपीते को तोड़ लेता और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है, कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। आप चिंता न करें, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। और उसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा, उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहाँ से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है। नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और अच्छा दोस्त मिल गया था।